हाँ जी बेटा, देखो तो इससे पहले जो हमने बात की थी वो ये की थी कि एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, और उसमें वहाँ पर हमारे पास करंट की वैल्यू आई थी आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई आर। उसके बाद हमने इंडक्टर के लिए किया था, वहाँ आया था ई नोट बाई एक्स एल, या इसको हम लिख सकते थे ई नोट बाई ओमेगा एल। ठीक है, इसी तरह से जो कैपेसिटर के लिए किया था वो आया था आपके पास ई नोट बाई एक्स सी, या फिर यहाँ पर क्या था 1/ओमेगा सी। ठीक है ना। एक बात तो कंफर्म थी कि तीनों ही केसेस में एम्पलीट्यूड जो है वो करंट का कम हो रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको एक चीज़ मैंने और जो बताई थी आपको, ये बताई थी कि ओमेगा एल जो है वो क्या होता है 2πf_L होता है, और 1 या एक्स सी की बात करें तो वो क्या था 1/2πf_C था। ठीक है ना, जहाँ से ये पता लगा था हमें कि डीसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। ठीक है ना, डीसी करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, और फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट पास नहीं होगा इंडक्टर में से, सॉरी कैपेसिटर में से। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने से आपका ओमेगा एल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ओमेगा एल ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि इंडक्टर ने कोई रिएक्टेंस नहीं देना, उसका मतलब वहाँ पर करंट पास होगा। इसको हमने ओमेगा एल को क्या बोला था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, और ये था आपका इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है ना, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, यानी कि सीधी सीधी भाषा में क्या है, ये कैपेसिटर का अपोजिंग फोर्स है और ये क्या है, इंडक्टर का अपोजिंग फोर्स है। यहाँ पर अपोजिंग फोर्स ज़ीरो हो गया तो करंट पास कर जाएगा, बट यहाँ पर अपोजिंग फोर्स ज़ीरो, यहाँ पर अपोजिंग फोर्स क्या हो गया, इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होने की वजह से, क्योंकि समथिंग बाय ज़ीरो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट अगर अपोजिंग फोर्स है तो करंट पास नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो हम पहले कर चुके थे। अब मैं आपको आगे जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि हमारे पास एसी सर्किट है, और उसमें हमने रेजिस्टेंस भी लगा रखा है और इंडक्टेंस भी लगा रखा है और सीरीज में लगा रखा है। एसी सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सीरीज़ में अगर कनेक्ट करते हैं तो आई थिंक आपको एक बात तो पता ही होगी कि सीरीज़ में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, और यहाँ पर करंट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना। अगर फेज़ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ईएमएफ और करंट में फेज़ डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और यहाँ पर ईएमएफ और करंट में फेज़ डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, और करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है, करंट जो है वो 90 डिग्री पीछे चलता है। ठीक है ना। तो मैं इसको अगर एरो से बता दूं आपको, तो इस तरह का ये एरो लगेगा एंगल के लिए π/2। ठीक है ना। पीछे का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंगल, अगर एंगल रोटेशन की बात की जाए तो। ठीक है, तो ये आपका सर्किट हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर पोटेंशियल लिखा जाए, अगर मैं पोटेंशियल लिख रहा हूँ मान लीजिए रजिस्टर का, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा। ठीक है ना, या आर आई लिख दो या ई आई लिख दो। आर रजिस्टेंस है तो आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है ना, आर आई। इसी तरह से वी एल की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई एक्स एल हो जाएगा। ठीक है ना, आई एक्स एल। आई दोनों में सेम है क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं फेज़र डायग्राम से यही बात आपको बताऊं, देखो फेज़र डायग्राम से थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ x है और ये मैं कह रहा हूँ y है। ठीक है ना, और ये मैंने बनाई वैल्यू रजिस्टर के पोटेंशियल की VR। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि करंट की वैल्यू कम होती है, करंट की वैल्यू क्या होती है, कम। देखो याद होगा आपको फॉर्मूला, आई नोट इज इक्वल टू क्या था, E/R था। ठीक है ना, तो जो पोटेंशियल, जो करंट हमें मिलेगा वो 1/R होगा। तो यहाँ पर ये करंट की वैल्यू होगी फेज़र डायग्राम में। ठीक है ना, और क्योंकि दोनों में फेज़ डिफरेंस नहीं है, दोनों में फेज़ डिफरेंस नहीं है, तो एक के ऊपर एक बना दिया मैंने। अब इसी तरीके से अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ इसके लिए, इंडक्टर के लिए, ठीक है ना,
तो इंडक्टर की ईएमएफ मान लीजिए ये वाली है, और मान क्या लीजिए वो 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाइए इसको, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था इन दोनों के बीच में, ठीक है, समझ आई ये बात, ठीक है ना बेटा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। देखो वैसे ही बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है जी। करंट से इसका जो करंट है ये आगे चल रहा है रजिस्टर का, इस या आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टर का करंट जो है वो पीछे चलेगा, ठीक है ना। इंडक्टर का जो करंट है वो क्या चलेगा, पीछे चलेगा रजिस्टर के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसलिए 90 डिग्री पीछे बना दिया इसको, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी इसकी, कम होगी, क्योंकि ये इसका करंट क्या होता है, ये होता है E0/ω/L होता है, तो 1/ω/L टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। खैर अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर कहीं इसका क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, इस तरीके से ये क्या बन गया, इसका रिजल्टेंट बन गया। तो यहाँ पर आप लगाओगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यहाँ पे लगा दो, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab कोस थीटा। अब थीटा 90 डिग्री है, √, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, कि सिर्फ क्या बचेगा, a² + b² बचेगा। और यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट ईएमएफ आएगी E, ठीक है ना। ER लिख देते हैं इसको, रिजल्टेंट ईएमएफ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो मैं इसको लिख देता हूँ, ये बन गया हमारे पास E0 का स्क्वायर, और यहाँ बन गया VR का स्क्वायर, और यहाँ बन गया VL का स्क्वायर, ठीक है ना। अब E0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, रिजल्टेंट जो होगा देखो वो हो गया I, क्योंकि रिजल्टेंट सर्किट में करंट तो I है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट इम्पीडेंस RI लिख रहा हूँ, और उसका क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। ओम्स लॉ लगाया है बेटा, V = IR होता है, ठीक है ना। तो करंट कितना है, I है, और यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये रिजल्टेंट इम्पीडेंस है, रिजल्टेंट रिएक्टेंस है, जो कि किन दोनों की वजह से है, अब इन दोनों की वजह से है, और ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा, या सीरीज़ में है तो सीरीज़ रेजिस्टेंस की मेथड से निकल जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, रिजल्टेंट रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो VR क्या था, VR था हमारे पास RI उसका स्क्वायर, और VL क्या था, IXL, ठीक है ना। सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा प्रॉपर से, XLI इसका स्क्वायर। तो I² और I² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस आएगा, वो रिजल्टेंट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, R² + XL का स्क्वायर, ये आएगा। और अगर करंट की वैल्यू निकालनी हो, सीधी सीधी करंट की वैल्यू निकालनी हो ओम्स लॉ से, तो क्या होगा, रिजल्टेंट ईएमएफ बाय रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि क्या है आपका R² + XL का स्क्वायर, ठीक है ना। एक मिनट, I² कैंसिल किया हमने, और यहाँ पर बचा आपके पास ये स्क्वायर था, तो ये रूट आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आ जाएगा यहाँ पे रूट। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, I² कैंसिल किया तो क्या बचा, RI का स्क्वायर, रिजल्टेंट रिएक्टेंस का स्क्वायर, और हमें लिखना था रिजल्टेंट रिएक्टेंस, क्योंकि I = क्या लिखना होगा, E/RI रिजल्टेंट रिएक्टेंस, ठीक है ना, जो कि क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर बन जाएगा R² + XL का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, किसका, LR सर्किट का, ठीक है ना। इसको क्या नाम भी दे सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट, LR सर्किट यानी कि इंडक्टर रजिस्टर सर्किट का, ठीक है ना, ये उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, अब यहाँ से दो चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इस डायग्राम को इरेज कर देता हूँ। दो चीज़ें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, एक तो आपसे पूछेगा टेंजेंट फाई, पहले तो ये फाई समझ लो, फाई क्या है, फाई एंगल है रिजल्टेंट और इसके बीच में, ठीक है ना। जैसे रिजल्टेंट एंगल निकालते थे आप, वेक्टर एडिशन में आपने किया था, तो रिजल्टेंट क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस,
ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस है। बेस कितना है, वी आर, ठीक है ना, सॉरी नीचे लिखना था, ये वी आर है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये वी एल, ठीक है ना। तो वी एल लिख देते हैं यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो वी एल की वैल्यू क्या है, आई एक्स एल है, और वी आर की वैल्यू क्या है, आई आर है। तो आई से आई कैंसिल हो गया, एक्स एल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल है, और आर की वैल्यू आर है। तो ये आपके पास टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से एक बार शायद इसमें हाँ कोस फाई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। कोस फाई की भी आपकी वैल्यू पूछी जा सकती है। अब कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका, फिर से वही बनेगा, बेस बनेगा वी आर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और हाइपोटेनस कितना है आपके पास, रिजल्टेंट ईएमएफ है, रिजल्टेंट ईएमएफ वी रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई आर बनेगा, और रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा आपका, आई इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो आई से आई कैंसिल होगा, तो कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात का ध्यान रखो, इसको एक नाम दिया गया है जेड, जेड इसका सिंबल है, ठीक है ना। जेड क्या है, इसका सिंबल। तो यहाँ पे आपको बुक में ऐसा भी मिल सकता है आर बाय जेड। तो जेड यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है किसका, एल आर सर्किट का, ठीक है ना। ये एल जो है, ये जेड जो है एक जनरल सिंबल है। अगर आप एल आर की जगह आप सर्किट लेते सी आर, तो उसमें भी इसको जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता, कोई फर्क नहीं आता उसमें, ठीक है ना। तो ये हमने किया, एसी सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्ट था, करंट सेम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका फेजर डायग्राम बनाया, करंट पीछे आता है तो पीछे बना दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने उसका रिजल्टेंट निकाला वेक्टर एडिशन से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से रिजल्टेंट रिएक्टेंस, या इसको जेड लिख दो, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जेड की वैल्यू आ गई ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हमने ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से टेंजेंट निकाल लिया और कोस निकाल लिया। ये क्यों निकाल लिया, क्योंकि आपको वैल्यू देगा, फाई की वैल्यू देगा तो आर, फाई आर की वैल्यू देगा तो जेड पूछ लेगा, यानी कोई दो वेरिएबल गिवन होंगे, तीसरा पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे पास उसमें एक कैपेसिटर होगा और एक रजिस्टर होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है ना। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एसी सर्किट कंटेन्स रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है ना। एसी सर्किट कंटेन्स रजिस्टर एंड कैपेसिटर, कंटेन्स रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है ना। और ये भी कैसे हैं, सीरीज में लगा रखे हैं। ये भी कैसे लगा रखे हैं भाई, सीरीज में लगा रखे हैं। तो ये सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ये रजिस्टर हो गया आपका, और ये आपका कैपेसिटर हो गया। ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। करंट कितना है यहाँ पर, आई करंट है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस, रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, बट करंट इसमें कैपेसिटर में फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगर आप जैसे हमने पहले लिया था प्रीवियस केस में कि ये अगर आपके पास ईएमएफ है तो यहाँ पर 90 डिग्री पीछे रहेगा करंट आपका, ठीक है ना। करंट क्या रहेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा। इस तरीके से एरो बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस अब इसका वही मेथड रहेगा कि अगर हम वी आर लिखते हैं तो वो क्या होगा, आई आर होगा, और वी सी लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आई एक्स सी हो जाएगा, ठीक है ना। फेज़र डायग्राम अगर बनाया जाए इसका, तो फेज़र डायग्राम बेटा ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, और ये मैं कह रहा हूँ कि ये वी आर है, और पीछे होने की वजह से यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास वी सी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो बनेगा कुछ इस यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसको पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन से फिर से मिला लेते हैं, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा मैं अगर इसको और मोल्ड करके बनाऊं तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो इस तरह से बना देता हूँ,
ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वी आर, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ बेटा वी सी, ठीक है। तो रिजल्टेंट इसका कुछ यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये आपने डायगोनल जो है आपका, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप यूज़ कर लो, ठीक है ना। तो ये तो फेज डिफरेंस हो गया कितना, 90 डिग्री का, ठीक है जी। और उसके बाद चलो फाई बाद में बताता हूँ आपको फाई के बारे में। तो बस इसको सॉल्व ही करना है। यहाँ पर भी 90 डिग्री है तो कोस 90 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सेम। तो रिजल्टेंट को यहाँ पर भी मैं जेड से लिख रहा हूँ। मैंने पहले बोला था कि जेड जो है वो जनरली हम रिजल्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको जेड पहले चलो आई काट के दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर बनेगा आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, यानी मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ किया। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा 90 था इसलिए वो 0 हो गया, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा आई एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, आई जेड का स्क्वायर। तो आई स्क्वायर हो गया कैंसल। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है ना। एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर अंडर द रूट, ये वैल्यू आ गई जेड की। अगर आप यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालना चाहो तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई बाय जेड, डेफिनेटली ई बाय जेड हो जाएगी। ई नोट क्या होगा आपका, रिजल्टेंट ईएमएफ होगा, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू ये आपके पास आई गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो जेड को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर अंडर द रूट। इस तरह से भी जेड लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर से वही जो हमने पहले किया था, टेंजेंट फाई क्या होगा आपका, ये इन दोनों रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल होगा टेंजेंट फाई, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, वी सी का मतलब क्या है, आई एक्स सी, और बेस कितना है बेटा, बेस हो गया आपका यहाँ पर वी आर। तो ये हो जाएगा, वी आर का मतलब क्या है, आई आर, ठीक है ना, आई आर। तो आई से आई कैंसिल, एक्स सी बाय आर, ठीक है ना, यानी 1 बाय ओमेगा सी बाय आर। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कोस फाई निकालना चाहें तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका, बेस है आपका आर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, हाइपोटेन्यूस है आपका जेड, तो आर बाय जेड। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है।